Assalamualaikum guys, how are you all? I hope you must be doing very well at your homes. In today's video, I'm going to discuss with you about the Christopher Marlowe, who was the most important poet, translator and the playwright of the Elizabethan period. Okay, he was born in 1564 and died in 1593. Okay, and he was also called the Kit Marlowe. We can say that Kit Marlowe was his nickname. Okay, and it was most famous that why he is what he is called. Okay, ये क्या कहलाता है या what is the second name of the Christopher Marlowe? Then the answer will be the Kit Marlowe. Okay, so he was also the most important dramatist of the Elizabethan period, as he wrote a lot of dramas, especially tragedies. Okay, it is the most important thing, or we can say that it is the characteristics of the Christopher Marlowe that he wrote only tragedies. Okay, so this is the little intro of Christopher Marlowe. Let's have a view of his biography. Christopher Marlowe was born in 26th of May 1564 in Canterbury, United Kingdom. Okay, United Kingdom was the birthplace of Christopher Marlowe, and he was died in 13th of May 1593. Actually, he was not died. He was killed by Ingram Fraser in 1593. Okay, and in 20th of May 1593, and warrant was issued against the Christopher Marlowe, and in 13th of May 1593, Ingram Fraser killed him in the jail. Okay, so इसके फादर का नाम था जॉन मार्लो और इसकी मदर का नाम था कैथरीन मार्लो. दिस इज द लिटिल बायोग्राफी ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो. सो लेट्स हैव अ व्यू ऑन द एजुकेशन ऑफ द क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो फर्स्ट अटेंडेड द कैंटरबरी स्कूल. ओके, एंड देन ही वेंट टू द कोप्स क्रिस्टी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर कोप्स क्रिस्टी कॉलेज के अंदर चला गया था. इन 1584 ही रिसीव्ड हिज डिग्री ऑफ BA, एंड इन 1587 ही रिसीव्ड हिज डिग्री ऑफ MA थ्रू प्रीवी काउंसिल. ओके, and let's have a view his literary work. Christopher Marlowe wrote only tragedies, I have told. Okay, so the before tragedy he also wrote the first drama. We can say that it is a drama or a play that was called the Dido, Queen of Carthage. Okay, it was a play that he wrote in collaboration with Thomas Nash. Okay, in 1594 it was published. Okay, so ये क्या था, I have told in my previous video कि जो ये एक यूनिवर्सिटी विट्स था. ठीक है, जो यूनिवर्सिटी विट्स के जो भी जितने भी मेंबर थे वो कोलाबोरेशन के अंदर वर्क लिखते थे, और इसी तरह इसने ये जो डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज है ये इसने थॉमस नैश के साथ मिलके लिखा था, और इसे चिल्ड्रन ऑफ द चैपल को ने परफॉर्म किया था, यानी इसको परफॉर्म भी करवाया गया था और चिल्ड्रन ऑफ द चैपल ने इन्हें परफॉर्म किया था, और इसकी डेथ के बाद 1594 में इसको पब्लिश किया गया था. ठीक है, अब ये मैंने कहा कि ये इसका पहला वर्क है, लेकिन ये इसका फर्स्ट रेगुलर वर्क नहीं माना जाता. ठीक है, इसका ये एक तरह से उसने कोलैबोरेशन के साथ लिख तो दिया, लेकिन ये इसका फर्स्ट रेगुलर वर्क नहीं माना जाता. ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट रेगुलर वर्क माना जाता है वो इसकी ट्रेजेडी है टेम्पल एंड द ग्रेट. ठीक है, ये टेम्पल एंड द ग्रेट इसकी एक फर्स्ट ट्रेजेडी है, और ये टेम्पल एंड ग्रेट के ये जब सबसे पहले इसको परफॉर्म करवाया गया तो ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि इसने इसका सेकंड पार्ट भी लिखा था. ठीक है, टेम्पल एंड द ग्रेट का इसने फिर सेकंड पार्ट भी लिखा. ओके, और ये वो फर्स्ट इसका वर्क था जो पब्लिश हुआ था इसी के लाइफ टाइम में. ठीक है, सारे जो इसके वर्क हैं ये इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे. ठीक है, लेकिन ये जो टेम्पल एंड द ग्रेट है इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसी की लाइफ टाइम के अंदर ही, यानी उस वक्त ये जिंदा था तो उस वक्त ये पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट जो इसका वर्क है वो है द जियो ऑफ द माल्टा. ये जो द जियो ऑफ द माल्टा है ये इसकी एक ट्रेजेडी है, 5 एक्ट ट्रेजेडी है जो इसने ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखी थी. ठीक है, ये ब्लैंक वर्ड्स लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था. तो ये है जियो ऑफ माल्टा, ये इसकी 5 एक्ट ट्रेजेडी जो इसने ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखी थी. और जो इसका नेक्स्ट ट्रेजेडी है ये सारी जो हैं ये सारी इसकी ट्रेजेडीज़ ही हैं. ओके, आई हैव टोल्ड यू कि इसने सिर्फ ट्रेजेडीज़ ही लिखी थी, कुछ प्लेस भी छोटे छोटे लिखे थे, लेकिन इसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें ट्रेजेडी के अंदर ही देखने को मिलती है. ठीक है, जो नेक्स्ट इसकी ट्रेजेडी है वो है एडवर्ड द ग्रेट. एडवर्ड द ग्रेट क्या है, ये एक तरह का हिस्टोरिकल प्ले था जो इसने किंग एडवर्ड की लाइफ पे लिखा था. ठीक है, जो किंग एडवर्ड की लाइफ पे इसने लिखा था ये वर्क. और जो नेक्स्ट इसका वर्क है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस वर्क डॉक्टर फोस्टर्स. ठीक है, डॉक्टर फोस्टर्स इतना इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर क्या है कि इसमें एक मैन की करैक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है, ह्यूमनिज्म का इसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है. इसके अंदर हमें ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हमें इनर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा बेसिक थिंग कि इसके अंदर हमें पोइटिक जस्टिस भी देखने को मिलता है. ठीक है, पोइटिक जस्टिस क्या होता है, पोइटिक जस्टिस एक तरह की टर्म हम कह सकते हैं जिसके अंदर यानी राइटर अगर किसी भी ड्रामे के अंदर या कोई भी ट्रेजेडी के अंदर कोई मेन कैरेक्टर के अंदर कोई डाउनफॉल होता है या कोई भी वो गलती करता है, तो पोइटिक जस्टिस ये होता है कि एंड पे उसे उसकी गलती की सज़ा मिल जाती है. अगर हम डॉक्टर फोस्टर्स के उसके रेफरेंस में देखें ना, तो जो डॉक्टर फोस्टर्स है उसे एंड पे उसने जो भी किया होता है ना उसकी सज़ा मिल जाती है. लेकिन इसकी एक अच्छी करैक्टरिस्टिक ये होती है कि एंड पे जाते जाते वो अपनी सारी बुक्स को जला देता है. ये बहुत दी बेस्ट स्टोरी हम कह सकते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर. ओके,
तो ये थी इसकी ट्रेजेडी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके वर्क्स के मतलब पोइम्स के मतलब, ठीक है। जो एक द मसाज एट पेरिस, ठीक है, एट डेंजरस वर्क इसका माना जाता है, ठीक है। और इसने ये 1592 के अंदर ये वर्क लिखा था। ये जो मैंने आपको पहले बताई हैं ये वाली, ये इसके मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, ठीक है, जो पढ़े भी जाते हैं और मोस्ट फेमस है। और जो बाकी वर्क भी है ये भी इसी के हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं, पर वो ज़्यादा ट्रेजेडीज़ इसकी पढ़ी जाती हैं। और जो नेक्स्ट इसका वर्क है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये एक इसकी पोइम थी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसने ट्रेजेडीज़ लिखी, लेकिन इसने ट्रेजेडीज़ कॉमेडीज़ नहीं लिखी थी, लिखी ट्रेजेडीज़ थी, और बाकी दूसरे पोइम्स वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन इसने दी थी। फिर जो हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है हीरो एंड लैंडर। हीरो एंड लैंडर इसका एक वर्क था विच ही वॉज नॉट completed in his lifetime, okay, he was died and after his death George Chapman completed this work after his death, okay। तो ये जॉर्ज चैपमैन ने इसके वर्क को कंप्लीट किया था। तो ये था हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो का लिटरेरी वर्क जो इसने कंट्रीब्यूशन दी थी। सो लेट्स हैव अ व्यू ऑन द कंट्रीब्यूशन इन ड्रामा, स्पेसिफिकली ड्रामा। वाई द एलिजाबेथन इरा इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ ड्रामा ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेमस ड्रामाटिस्ट लाइक शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो एक्सेट्रा, ओके। सो लेट्स हैव अ व्यू हिज कंट्रीब्यूशन इन ड्रामा। जो ड्रामे के अंदर किसी भी राइटर की कंट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट देखी जाती है उस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या था, इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी ड्रामे के अंदर। इसने सब्जेक्ट मैटर को रेस किया था, ठीक है। ड्रामे के अंदर इसने हीरोज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले ड्रामे के अंदर जो, अगर इससे पहले जो हम रोमन के अंदर देखें या क्लासिक रोमन के अंदर या मीडिएवल पीरियड के अंदर देखें या एंग्लो सेक्शन के अंदर देखें, तो उसके अंदर हीरोज़ यानी इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले नहीं थे, तो इसने हीरो को स्ट्रेंथ दी थी, ठीक है। यानी हीरो मेन करेक्टर के तौर पर माना जाता है, जिसके अंदर हमें ह्यूमनिज्म की मेन करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड, ओके। तो इसने क्या किया था, इसने रियलिटी दी थी उन करेक्टर्स को। रियलिटी किस तरह दी थी कि उन करेक्टर्स, वो अपने करेक्टर्स को ही इस तरीके से पोर्ट्रे करता था कि जो ऑडियंस थी वो करेक्टर को देख के ये समझती थी कि ये हमारी ही लाइफ को डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। और नो डाउट कि होता भी ऐसे था। और यही वजह कि डॉक्टर फोस्टर में भी जो एम्बिशंस है, पावर है, जो सारी उसकी डिज़ायर्स है, वो इंसान की ह्यूमनिज्म यानी इंसान की अपनी डिज़ायर ही इंसान देखता है कि उसके अंदर डिपिक्ट की गई हैं। नेक्स्ट ये है कि इसने उसके अंदर ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ब्लैंक वर्ड्स अपने राइटर के अंदर जो इसने एक ट्रेजेडी के अंदर भी यूज़ की गई है कि यह तो ये है, ये ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करता था। इसने ब्लैंक वर्ड्स के यूज़ को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया था, ठीक है। यानी इंसान इजीली से बाद में इसके बाद शेक्सपियर भी ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करने लगा था और बहुत कुछ, ठीक है। और फिर इसने डिग्निटी, ब्यूटी और पोइट्रिक ग्लो दिया था ड्रामे को, ठीक है। और पोइट्रिक ग्लो यानी उसके अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं उसके अंदर जान डाल दी थी, ठीक है। और उसकी और डिग्निटी दी थी, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे जिसकी वजह से जो ऑडियंस थी वो उससे इन्फ्लुएंस भी होती थी, ठीक है। जिसकी वजह से यही सारी इसकी कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री भी कहा जाता है, ठीक है, इस सारी कंट्रीब्यूशन की वजह से। फिर ये नेक्स्ट ये है कि इसने क्रॉनिकल प्ले लिखे थे, क्रॉनिकल प्लेस भी लिखे थे, ठीक है। इसके जो सारे प्लेस थे वो रियलिटी बेस्ड होते थे, ठीक है। और इसकी जो प्लेस की एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी थी कि इसका प्ले बिगिन और एंड विद द हीरो, ओके, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो एंड आल्सो द डाउनफॉल, और वी कैन से दैट द डाउनफॉल ऑफ द हीरो, ओके। तो इसके ये सारे प्लेस के अंदर यानी हीरो जो है वो मेन करेक्टर था इसके प्लेस के अंदर। तो ये थी इसकी कंट्रीब्यूशन इन ड्रामा। सो लेट्स हैव अ व्यू मार्लो एज अ यूनिवर्सिटी विट्स, ओके। In the previous video I have also told you that he was a university wit, but in this video I'm gonna give you different quotation about different writers which was given to different writers by her, okay, so sorry for her, okay। सो ये था हमारे पास यूनिवर्सिटी विट का ये एक मेंबर था, ठीक है। यूनिवर्सिटी विट का मास्टर रह चुका है, ये उसका सेंट्रल सन और लीडर भी था, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर उनके जो सेंट्रल सन के अंदर यानी जो मेन हम कह सकते हैं मेन करेक्टर था, यानी मेन यूनिवर्सिटी विट का मेंबर था वो मार्लो ही था, ठीक है। तो ये इसके अलावा मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि यूनिवर्सिटी विट्स है ही ऐसे मेंबर का ग्रुप जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे। तो ये कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी से इसने एजुकेशन हासिल की थी। अब इसी की कंट्रीब्यूशन के मतलब जॉर्ज पील, मिकाएल ड्रेटन और थॉमस नाइट, ये जॉर्ज पील और ये थॉमस नाइट ये दोनों ही यूनिवर्सिटी विट्स हैं, और मिकाएल ये एक राइटर है, ओके। और ये तीनों ही इसके मतलब ऐसे अप्रिशिएट करते हैं इसे यानी इसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको, ठीक है। तो ये था इसकी मार्लो एज ए यूनिवर्सिटी विट्स। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ द क्रिस्टोफर मार्लो, ओके। राइटिंग स्टाइल कौन कौन सा यूज़ करता था क्रिस्टोफर मार्लो। कोई भी राइटर जब हम पढ़ते हैं तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्क्स ऑफ द राइटर इट इज़ ट्रेमेंडियस टू हैव अ व्यू ऑन द राइटिंग स्टाइल ऑफ दिस वर्क, ओके। तो एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है किसी भी राइटर के वो क्या करते हैं कि जो भी किसी भी हम लिटरेचर के वर्क की तरफ देख लें तो उसके अंदर जो राइटर ने वर्क लिखा होता है ना वो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी तरह ज़्यादातर ना उसके एक्सपीरियंस
का उसकी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस का मजमुआ होता है। इस तरीके से हमें इसकी बेस्ट एग्जांपल देखने को मिल सकती है कि इसके अंदर हमें डॉक्टर फोस्टर के अंदर सोसाइटी के अंदर ह्यूमनिज्म, इंसान जिस तरह से न्यू न्यू कन्वेंशन होने लगे थे सब कुछ, तो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं इसका राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल के अंदर सबसे पहले जो टर्म हमें मिलती है वो है मार्लो की माइटी लाइन्स। क्यों माइटी लाइन्स? इसकी ब्लैंक वर्स को ही कहा जाता है। ठीक है, बेन जॉनसन ने इसे कहा था मार्लोस माइटी लाइन्स, इसकी ब्लैंक वर्स को। ठीक है, और जो माइटी लाइन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने ब्लैंक वर्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया था। ठीक है, मार्लोस माइटी लाइन इसलिए कहा जाता है। और इसके अलावा ये अपने वर्क के अंदर इसके राइटिंग स्टाइल का ये तरीका था कि ये ब्लैंक वर्स को यूज़ करता था। और इसके अलावा द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोइट वाज द फादर ऑफ द इंग्लिश ट्रेजेडीज एंड द क्रिएटर ऑफ ब्लैंक वर्स। ये स्विनबर्न इसकी तारीफ कर रहा है ब्लैंक वर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो यूज़ करता था इस तरह। जो नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है करेक्टराइजेशन, यानी करेक्टराइजेशन का मतलब वो अपने करेक्टर्स को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता था अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द वी कैन से द अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द नेशन और द टाइम ऑफ दैट कंट्री। ओके, उसके कंट्री का जो टाइम था उसके मुताबिक। तीसरे नंबर पे है रोल ऑफ फेट, यानी इसकी ट्रेजेडीज़ के अंदर ये ना जो फेट का रोल था वो नहीं होता था। ठीक है, फेट इतनी इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करती थी, बल्कि इवन हम कह सकते हैं कि करती ही नहीं थी। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमें डॉक्टर फोस्टर्स है। इसकी क्या है कि इनकी जो पहले हमें देखते थे कि जो पहले जो भी हम ग्रीक के देखें या एज़ कंपैरिजन टू ग्रीक हमें इसके अंदर देखें तो हमें क्या है कि वो ना फेट को, गॉड वगैरह को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, वो कहते हैं कि इंसान की जो फेट है वो गॉड के हाथों इस तरह का सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर वो हमें फेट और रोल ऑफ फेट दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो इंसान के अंदर ही कुछ ऐसे फ्लास होते हैं जो उसके डाउनफॉल का कोर्स बनते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक है वन मैन शो। वन मैन शो हम किस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सारा प्लॉट कंस्ट्रक्शन या जो सारी प्लॉट का कंस्ट्रक्शन घूमता है ना, वो मेन करैक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, उसके अंदर एक ही मेन करैक्टर होता है जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमती है और जो जिसके अंदर कुछ फ्लाज होते हैं जो अपने डाउनफॉल का सबब बनते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि इसकी ट्रेजेडीज़, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसने ट्रेजेडीज़ लिखी। तो फिर माइनर करैक्टर्स। माइनर करैक्टर क्या है कि इसके अंदर वही बात है कि इसके अंदर मेजर करैक्टर को ज़्यादा फोकस किया जाता है। नो डाउट कि माइनर करैक्टर भी कुछ यूज़ किए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर फोस्टर्स की बेस्ट एग्जांपल मैं आपको उसका बार बार रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि वो एक बेस्ट एग्जांपल है। तो डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर भी माइनस करैक्टर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, लेकिन मेजर करैक्टर को ज़्यादा फोकस दिया गया जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोना डिस्कस विद यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मार्लो एंड शेक्सपियर। ओके, ये शेक्सपियर और मार्लो के दरमियान सिमिलैरिटीज़, क्योंकि ये जो दोनों राइटर हैं ये दोनों राइटर एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरीज थे। ठीक है, बट लेकिन जो क्रिस्टोफर मार्लो है वो उसका टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन शेक्सपियर का टाइम स्पैन 1660 तक देखा जा सकता है। ठीक है, तो इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या थी कि पहले तो ये था कि जो शेक्सपियर है वो क्रिस्टोफर मार्लो के वक्त से इन्फ्लुएंस था। क्रिस्टोफर मार्लो से इन्फ्लुएंस था शेक्सपियर। ठीक है, और फिर ये दोनों इनकी सिमिलैरिटी पहले ये है कि दोनों 5064 के अंदर सेम कंट्री के अंदर पैदा हुए। ठीक है, फिर दोनों की एक ही इरा से बिलोंग करते थे, यानी रेनेसांस के ही राइटर थे और दोनों ही ड्रामाटिस्ट थे। ठीक है, और फिर उनके अंदर क्या थे, इनके वो जो करेक्टर्स यूज़ करते थे उसके अंदर कुछ ट्रेजिक फ्लास होती थी इनके करेक्टर्स, इनके वर्क्स के करेक्टर्स के अंदर जिसकी डाउनफॉल बनती थी। अगर मार्लो का वर्क देखें तो डॉक्टर फोस्टर बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर शेक्सपियर का वर्क देखें तो उसके अंदर हमें ओथेलो हमारे पास जो एक ट्रेजिडी है उसकी भी बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास हैमलेट एक बहुत बेस्ट रिवेंज ट्रेजिडी जो है वो भी इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो राइटर है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके अंदर कुछ फ्लास होते थे जो इसके कोस डाउनफॉल का कोस बनते थे। नेक्स्ट है वो ब्लैंक वर्स का दोनों ने यूज़ किया था। ठीक है, शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो दोनों के वर्क के अंदर हमें ब्लैंक वर्स देखने को मिलती है। फिर है हमें ये है कि इन्होंने रिवेंज ट्रेजिडीज लिखी थी। ठीक है, रिवेंज ट्रेजिडी हमें देखने को मिलती है जिसमें शेक्सपियर की जो हैमलेट है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है रिवेंज ट्रेजिडी की। फिर है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर भी है मेफिस्टोफिलिस की लूसीफर और मेफिस्टोफिलिस की सूरत में, और जो इसका वर्क है टेम्पेस्ट, शेक्सपियर का वर्क था द टेम्पेस्ट। तो ये एक कॉमेडी है, इसकी लास्ट वर्क है शेक्सपियर का, तो ये कॉमेडी है। इसके अंदर भी हमें कुछ गोस्ट की वगैरह अपीयरेंस देखने को मिलती है और एक ऐसा आइलैंड है जहाँ गोस्ट वगैरह रहते हैं, सब कुछ है। तो ये इनके अंदर सिमिलैरिटी थी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। सो लेट्स बिफोर एंड दिस सेशन लेट्स हैव अ चंक व्यू ऑफ दिस सेशन। इसके अंदर क्या देखा हमने, सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो देखा, उसकी एजुकेशन देखी, उसके लिटरेरी वर्क्स को देखा। ठीक है, उसकी कंट्रीब्यूशन ड्रामा के अंदर देखी, उसकी मार्लो को देखा एज अ यूनिवर्सिटी विट्स का हमने इसको अंदर क्वेश्चन कवर किया, और फिर हमने इसके राइटिंग स्टाइल को एक व्यू दिया, और फिर लास्ट में हमने इसकी शेक्सपियर और मार्लो के दरमियान उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखी। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।